चलो कॉपी करना है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में पहला फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके नाम से भी लग रहा है आइसोथर्मल मींस अगर हम प्रोसेस को ऐसे कैरी आउट करें, अगर हम प्रोसेस को ऐसे कैरी आउट करें कि टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। उसे क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल। जैसे एग्जांपल, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहना चाहिए। मान लो मैंने अगर टेम्परेचर रखा है से 10 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 से फिर 8 हो गया, 8 से 5 डिग्री हो गया और 5 डिग्री से फिर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट नहीं है। इसमें डेल्टा, इसमें हम बोलते हैं लार्ज चेंज जो है वो जीरो है, डेल्टा टी जीरो है, बट dt जो है स्मॉल चेंज जो है वो जीरो नहीं। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर जीरो होना चाहिए, समझिए कि नहीं है। लार्ज चेंज, जो टेम्परेचर 10 डिग्री पहले था, लास्ट में 10 डिग्री है, तो नेट डेल्टा टी जीरो है, लेकिन dt जीरो नहीं है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो इसलिए इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बोलेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, इफ टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री ऐसे चल रहा है हर एक इंस्टेंट पे, तो उसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। स्कूल में आएगा तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, इफ टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज केप्ट कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल, तो उसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर मैं कहूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनाना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये आइसोथर्मल के लिए सबको पता है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ, याद है ना, दिस इज बॉयल्स लॉ। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट आइसोथर्मल एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये कर्व बनेगा पीवी टू कांस्टेंट, क्योंकि पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म है, तुमने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म में। जब भी ये ऐसा होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म आती है, तो उस केस में कर्व ये बनता है। पता गया कि नहीं है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्कूल में आएगा तो सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या लिखे आना है, टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। क्या लिखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस है तो आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो मैंने क्या लिख दिया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्म आ गई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की, तो पी वर्सेस वी का कर्व बनाया तो हाइपरबोला मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर इसका कोई स्लोप पूछेगा, इसका कोई स्लोप पूछता है तो पी इक्वल टू के बाई वी होगा, पी इक्वल टू के बाई वी होगा। स्लोप इसका क्या आएगा, स्लोप का मतलब है हमें डीपी बाई डीवी निकालना, ध्यान रखना चीज का। स्लोप का मतलब है हमें क्या निकालना है, डीपी बाई डीवी। पी इक्वल टू के बाई वी आ गया, तो डीपी बाई डीवी क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस के बाई वी स्क्वायर। ये समझ आ गया सबको कि नहीं, इसका मतलब है के वी रेस टू माइनस वन, और डीपी बाई डीवी डिफरेंशिएट करना है, एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, सबको पता नहीं है। तो इससे आ गया डीपी बाई डीवी आया माइनस के बाई वी स्क्वायर, और के बाई वी को पी लिख देंगे इधर से, के बाई वी को इधर से लिख देंगे पी, तो डीपी बाई डीवी जो आ जाएगा माइनस पी बाई वी आ जाएगा। डीपी बाई डीवी जो है वो माइनस पी बाई वी आ जाएगा। तो स्लोप इसका आया नेगेटिव में, ऑब्ट्यूज एंगल होगा माइनस पी बाई वी चलेगा। हम ज्यादातर मैग्नीट्यूड चेक करते हैं स्लोप का, तो पी बाई वी स्लोप इसका आ गया है ना, पी बाई वी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इज माइनस पी बाई वी, इसको याद कर लेना। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व पी वर्सेस वी का स्लोप क्या है इसका, माइनस पी बाई वी। कैसे निकाला समझ आ गया ना, पी वी टू के था, डीपी बाई डी निकाला तो माइनस के बाई वी स्क्वायर आएगा, के बाई वी को पी दिया तो माइनस पी बाई वी आ जाएगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अब इसके अंदर अगर मैंने बोला तुमसे, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे सपोज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, ये जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन 2-3 बार, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, तो तुम्हें निकालना है इसमें Q क्या होगा, C क्या होगा, W क्या होगा, डेल्टा T क्या होगा, डेल्टा E क्या होगा,
डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा टी, ये सारी टर्म्स क्या होंगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, है ना। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगर है तो इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, देखते हैं आंसर बोलना है इसका, इजी क्वेश्चन है बहुत। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, सर 0। कौन बताएगा इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन। सर मैं बताऊं, आइसोथर्मल, बोल कर। सर इसमें वर्क तो 0 होगा क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है। देखो इधर वर्क बहुत अच्छे, अगर वर्क 0 होगा क्योंकि यहाँ पे पी एक्सटर्नल 0 है, वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, सबको पता होगा ये। और अगर फ्री एक्सपेंशन है यानी वैक्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, वैक्यूम एक्सपेंशन मींस गैस एक्सपैंड करती जा रही है, जो गैस प्रेजेंट है यहाँ पे और ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर गैसेस एक्सपोज कर इसको अपोज करती है ना एक्सपैंड करने से, तो ऊपर कोई गैस नहीं है, तो ये सारी गैसेस क्या होंगी, फ्रीली एक्सपैंड करें। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन बोल दे यानी वो एक्सपेंशन इन वैक्यूम है, यानी एक्सपेंशन इन वैक्यूम है, तो पी एक्सटर्नल उसके इसमें होता है 0, सही ना। पी एक्सटर्नल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए क्या आएगा, डब्ल्यू क्या आ जाएगा 0। ये मैंने तुमको क्वेश्चन भी कराया हुआ है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, सही ना। इसका क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू क्या आ जाएगा, इससे 0। हाँ आगे अगर फिर सर डेल्टा टी 0 तो फिर डेल्टा ई और डेल्टा और क्यू भी 0 रहेगा तो फर्स्ट लॉ से। बिल्कुल सही है, डेल्टा टी 0 है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए डेल्टा टी भी क्या होगा 0, और डेल्टा टी 0 तो डेल्टा एच और डेल्टा ई 0, क्यों, डेल्टा एच होता है एनसीपीडीटी, डेल्टा ई क्या होता है एनसीवीडीटी, dt 0 तो ये भी 0 और ये भी 0। इसके अलावा सर क्यू भी 0 रहेगा क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू भी 0, डब्ल्यू भी 0, यू भी फर्स्ट लॉ हर टेम्परेचर जगह है। अप्लाई करना, बिल्कुल सही है, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, फर्स्ट लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू है क्योंकि डेल्टा ई 0 है और डब्ल्यू भी 0 है, इसलिए क्यू भी 0 हो जाएगा। और सी क्या होगा, सर इन्फिनिटी होगा। बहुत अच्छे, क्यू सी होता है क्यू बाई डी टी, और डी टी 0 है, डी टी 0 का मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। शरद समझ आ गया, ये गलत था तेरा आंसर, सी क्या आएगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। और किसका सही हुआ है गर्भ के अलावा, चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदिनी का सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें साथ साथ यहाँ पे। नेक्स्ट है, सपोज मैंने बोला आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर अगर मैंने तुम्हें दिया तो इस केस में बताना है तुम्हें डेल्टा एच, डेल्टा ई और डेल्टा टी क्या होंगे आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर में, डेल्टा एच, डेल्टा ई और डेल्टा टी क्या होंगे। आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर, डेल्टा एच, डेल्टा ई और डेल्टा टी क्या होंगे तीन, ये तीनों सर डेल्टा इससे टी आउट तो तो नहीं है 0 इसमें होगा, कोई, बाकी दोनों नॉन 0 होंगे। बहुत अच्छे, गर्व का सही है बिल्कुल, डेल्टा टी सिर्फ 0 होगा, डेल्टा ई और डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पे हो रहा है फेस चेंज, कौन बोल रहा है आगे, मनन बोलना नहीं मना कर रखा ना, ध्यान देंगे, डेल्टा एच और डेल्टा ई नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि यहाँ फेस चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है ना वाटर का, H2O लिक्विड से क्या बन रहा है, H2 वेपर्स बन रहे हैं या गैस बन रहा है, वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है, तो इसलिए हीट देनी पड़ेगी कि नहीं, हीट देनी पड़ेगी ना इसमें, तो फेस चेंज होगा उस केस में क्या होगा, सेम टेम्परेचर में फेस चेंज होता है, ध्यान रखना इसका। और तुम्हें सबको पता है कि गैस की एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो गैस की इंटरनल तो चेंज तो आएगा इंटरनल एनर्जी में, ये तो नेचुरल सी बात है ना। सॉलिड क्या होते हैं, लीस्ट एनर्जेटिक, 9th-10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड क्या है, लीस्ट एनर्जेटिक, बहुत कम मोशन होंगे, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, उसके अलावा लिक्विड्स उसमें बढ़ जाएगा ये मोशन तीनों, और गैसेस में सबसे ज्यादा होंगे तीनों मोशन, ध्यान है कि नहीं है, तो गैसेस दे आर मोस्ट एनर्जेटिक, तो इसलिए डेल्टा ई, डेल्टा एच दोनों नॉट इक्वल टू 0 आएंगे इन केस ऑफ फेस चेंज इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
वो तो वैल्यूज दी होंगी उससे करेंगे ना, डेल्टा एच की वैल्यू जो हीट चेंज उसकी वैल्यू दी होगी, सब दिया होगा उससे कैलकुलेट होगा ये आगे आगे आएगा टॉपिक उसमें बताऊंगा मैं। और वैसे अगर डेफिनेशन नोट करनी है तो अगर मैंने बोला हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये डेफिनेशन नोट करनी है तो नोट कर लो, पर जल्दी से नोट कर लेंगे इधर ही। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 3 डेफिनेशन है, स्कूल में पूछ सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये 3 डेफिनेशन स्कूल में पूछ सकते हैं। फ्यूजन मतलब सॉलिड से किसमें कन्वर्ट करना, लिक्विड में। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, बस यहाँ पे गलत हो जाएगा फिर, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, समझ गए कि नहीं। और एट इट्स लिखना है तो लिख देना मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड से लिक्विड कब बनता है, मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से सॉलिड कब बनता है, फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों लगभग सेम होते हैं, प्रैक्टिकली डिफरेंस होता है हल्का सा, लेकिन हम दोनों को न्यूमेरिकली सेम मानते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, amount of heat या enthalpy required to convert 1 mole of solid into liquid, 1 mole of solid into liquid at its melting point, at its melting point। enthalpy of vaporization क्या होगा, heat required to convert 1 mole of liquid into vapor at its boiling point। liquid से vapor कब बनेंगे, boiling point पे, at its boiling point, at its boiling point। और अगर स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं ना इनके आगे तो 298 केल्विन में 1 बार लिख देना। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पूछे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ये होता हमारा 298 केल्विन और 1 बार पे। वेरी कर सकते हैं, कोई और टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड मान के कर सकते हैं हम, अदरवाइज कुछ नहीं किया तो यही इसमें मेंशन करना है, 298 केल्विन और 1 बार। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड इनटू डायरेक्टली इनटू गैस, 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। 1 मोल ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के लिए, amount of heat required to convert 1 mole of solid directly into gas, वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फ्यूजन मतलब फ्यूज करना यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, वेपराइज करना यानी सॉलिड से सॉरी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, और सबलाइम करना मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। और 1 मोल लेना हमेशा, 1 मोल हमेशा लेना है। ये क्लियर हो गई डेफिनेशन तीनों, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर मैंने अगर बोला तो सिर्फ डेल्टा टी 0 होगा, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर बोला तो सिर्फ डेल्टा टी 0 होगा। नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। थर्मस फ्लास्क याद होगा, मैंने कहा था कहीं पे भी वर्ड लिख दिया, कहीं पे भी वर्ड लिख दिया इंसुलेटेड, कहीं पे भी वर्ड लिख दिया आइसोलेटेड या एडियाबैटिक, मतलब एक ही है Q इक्वल टू 0, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, नाइदर हीट कैन फ्लो इनटू द सिस्टम नॉर हीट कैन फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब सराउंडिंग से ना तो हीट गेन करेगा ना सराउंडिंग से हीट लूज करेगा, जैसे थर्मस फ्लास्क। क्लियर है, तो ये अपना Q इसमें 0 होता है। और इस केस में अगर याद रख सकते हो ना, तो कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट आ नहीं रही है, हीट जा नहीं रही है, तो एंट्रोपी जो है वही रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। नो एंट्रोपी चेंज, नो एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी में कोई मूवमेंट, रेंडमनेस, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मूवमेंट में, डिसऑर्डर में, रेंडमनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए डेल्टा 0 होगा। एंथैल्पी रहेगी कांस्टेंट, एंथैल्पी रहेगी कांस्टेंट, ये याद रखना। अच्छा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब मैंने बोला इसके अंदर ही, इसके अंदर बोला मैंने तुम्हें एडियाबैटिक का मीनिंग समझ आ गया तुम्हें। अच्छा एक बताना, आइसोथर्मल अगर है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो प्रोसेस की, सिस्टम की वॉल्स कैसी होंगी, ये आइसोथर्मल है तो सिस्टम की वॉल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग यानी डायथर्मिक होंगी, एडियाबैटिक होंगी, डायथर्मिक। अगर सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है ना तुम्हें, ध्यान रखना एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। अगर सिस्टम को तुम्हें आइसोथर्मल रखना है तो उसकी वॉल्स होनी चाहिए डायथर्मिक, यानी अगर हीट अंदर जा रहा है तो वो टेम्परेचर अंदर जा रहा है तो हीट फ्लो कर जाएगी बाहर, और अगर बाहर टेम्परेचर जा रहा है तो अंदर आ जाएगा, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझी बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके इसमें वॉल्स कैसी होनी चाहिए सिस्टम की, डायथर्मिक, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक के अंदर टेम्परेचर फॉल करता है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा था,
यहाँ पे कोई लिक्विड है, उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो होते हैं ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों होते हैं। अगर एक्सपेंशन हो रहा है किसी का, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्या सिस्टम ने बाहर से हीट लेके एक्सपेंशन किया है? बिल्कुल ध्यान समझना है, क्या सिस्टम ने बाहर से हीट लेके एक्सपेंड किया है? यानी सिस्टम ने क्या यूज किया है, किस वजह से एक्सपेंशन हुआ गैस का? अपनी अंदर की हीट यूज करके, अपने अंदर की एनर्जी जो है प्रेजेंट पहले से ही, उसी को यूज करके हुआ ना। नहीं समझ आई बात? तो अंदर की एनर्जी जब यूज हुई है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? अब डेल्टा ई क्या हो जाएगा? नहीं समझ आई बात? डेल्टा ई नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तुम्हारे अंदर पहले एनर्जी स्टोर थी 100 किलो जूल, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हारे अंदर एनर्जी स्टोर थी 100 किलो जूल। तुमने कुछ मतलब कोई कोई भी जैसे कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं कंज्यूम किया जिससे एनर्जी तुम्हें मिले, और तुम्हें कोई काम करना है, तो अब तुम जो 100 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट है तुम्हारे पास, उसी के थ्रू ही तो काम करोगे, तो वो एनर्जी कम होगी अब कि नहीं? 100 में से तुमने 20 का फिर काम कर दिया, तो अंदर एनर्जी कितनी रह गई? 80। तो कितने, अब डेल्टा ई क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। फाइनल क्या है? 80। इनिशियल कितनी थी? 100। तो 80 माइनस 100 क्या आ जाएगा? 20। समझ आइए कि नहीं? तो डेल्टा ई नेगेटिव आ गया, ध्यान दो, अब ध्यान देना, डेल्टा ई नेगेटिव हो गया, यानी एनसीवीडीटी क्या हो गया? नेगेटिव। और एनसीवीडीटी, एनसीवी तो कांस्टेंट है, डीटी नेगेटिव का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम हुआ जा रहा हुआ। टेम्परेचर क्या, T2 माइनस T1 नेगेटिव है। T2 माइनस T1 क्या है? नेगेटिव। यानी T2 जो होगा T1 से कम होगा कि नहीं? इसका मतलब पहले टेम्परेचर अगर मान लो 300 था, तो 300 का 250 260 ऐसे रह जाएगा कि टेम्परेचर कम हुआ कि नहीं? अब ध्यान देना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा? कूलिंग होगी कि हीटिंग होगी? एक्सपेंशन में हमेशा हीटिंग होती है, इसमें कूलिंग होगी हीटिंग होगी? कूलिंग। ये याद रखना जरूर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमेशा कूलिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, आगे मैं मैथमेटिकली प्रूव भी कर दूं, वैसे मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है मैंने, मैं इसको प्रूव आगे भी करूंगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तब ज्यादा कूलिंग होगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तब ज्यादा कूलिंग होगी, या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तब कूलिंग ज्यादा होगी। ये सब क्वेश्चंस आएंगे आगे जाकर। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करेगा, ये बात समझ आ गई कि नहीं? कैसे? सिस्टम अपने अंदर की एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी से ही काम करेगा, तो उससे डेल्टा ई क्या हो जाएगा सिस्टम का? इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो रही है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम यानी एक्सपेंशन, टेम्परेचर कम यानी कूलिंग हो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग। भूलना नहीं, लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये कि एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, डेल्टा इज 0, एंट्रोपी कांस्टेंट। अब मैंने तुम्हें दिया इसके अंदर, ध्यान देंगे, अब मैंने तुम्हें दिया एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अब इसमें क्या होगा बताओ? Q क्या होगा, डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा T क्या होगा, C क्या होगा, और क्या रहेगा? W क्या होगा? ये सारी टर्म्स क्या होंगे उसमें? एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। स्कूल में क्या, स्कूल के लिए क्या करना है? स्कूल के लिए क्या कर रहा है? सिर्फ डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर थ्रू आउट द प्रोसेस, नो हीट ट्रांसफर थ्रू आउट द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ध्यान रखना चाहिए, स्कूल के लिए सिर्फ यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। मेरे को लग रहा है तेरा गलत है शायद, तू बोल मनन, मनन बोल। डेल्टा एच बाकी 0। चलो और कोई? सर सब कुछ 0 होगा। संयम, बहुत अच्छे कर, बता रीजन दे कर। सर Q तो 0 होगा ही। क्यू तो 0 है ही, सोच रहा है इसमें क्यों क्यू 0 है? नो हीट ट्रांसफर थ्रू द प्रोसेस।
और बता अगर सर W0 की फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन तो W0 माइनस पी एक्सएलडी अभी बताया पीछे मैंने, W भी 0, Q और W0 तो डेल्टा ई 0 हो जाएगा। डेल्टा ई 0 हो जाएगा, ये बता रखा ना, डेल्टा ई 0। फिर सर डेल्टा एच भी 0 क्योंकि एनसीपी डेल्टा टी होता है, वो डेल्टा टी एनसीपीटी 0 है। होता है, डेल्टा टी 0 हो गया है तो ये भी 0, डेल्टा टी तो हो ही गया 0 यहाँ पे अब, क्योंकि डेल्टा और ई सर 0 है। सी और होता सी है, क्या होगा, सर सी होता है क्यू बाय Q by डी टी, तो 0 हो जाएगा। Q 0 है तो ये भी 0, समझ आया कि नहीं? ये क्या हो जाएंगे सब 0। वर्ड याद ना, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन मैंने बोला, उससे पीछे क्वेश्चन क्या दिया था, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। क्लियर हो गया कि नहीं? ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ। स्कूल में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ डेफिनेशन करनी है तुम्हें उसके लिए, सिर्फ डेफिनेशन। अच्छा अब एक चीज और, मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी ना क्लास में, Q और W दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका सम स्टेट फंक्शन होता है, बता रखा ना ये, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल होता है, डेल्टा दोनों ई। का सम किसके इक्वल है, डेल्टा ई के। और डेल्टा ई क्या है, इंटरनल चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट हम नोट करेंगे, नेक्स्ट टर्म रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कुछ भी नहीं आना स्कूल में इससे रिलेटेड, एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके लिए रिलेशन होती है पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। रट देना ढंग से, कभी भूला नहीं है, और रिवर्सिबल वर्ड जरूर याद रखना। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए नहीं है ये, इसलिए ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। स्कूल के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए है ही नहीं, कोर्स में नहीं है ये। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको मैं ये भी लिखता हूं पीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको मैं ये भी लिखता हूं, ये तीनों एक ही इक्वेशन है, टीपी 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको समझ आ गई तीनों रिलेशन, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मैं इसको प्रूव भी कर रहा हूं अभी एक, और कोई भी चीज प्रूव करनी है तुम हमेशा किससे प्रूव करोगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कोई भी चीज प्रूव करनी है तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू प्रूव होगा। पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा पता है ना पॉइजन रेशियो था, सीपी बाय सीवी, याद है कि नहीं? गामा क्या है, पॉइजन रेशियो, सीपी बाय सीवी। देखो पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट है, तो टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट है। ये कैसे है, पी का पुट कर दो एनआरटी बाय वी, इसको मैं लिख दो ना एनआरटी बाय वी, टी का लिख दिया, आइडियल गैस इक्वेशन। वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एनआर जब दो को मैं इक्वेट करूंगा तो एनआर तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट होंगे, आर कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आंसर क्या आ गया, टी वी रेस टू गामा माइनस 1। नहीं समझ आया? और ऐसे ही, अगर तुम क्या पुट करोगे, v की जगह, इस v की जगह पुट कर दो क्या, nRT बाय p, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाए t और p में। ये तीन रिलेशन मैंने क्यों लिखी है, तीनों रिलेशन एक ही है, जबकि अगर तुम्हें प्रेशर और वॉल्यूम में रिवर्सिबल एडियाबेटिक दे रखी कंडीशन, प्रेशर और तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है, और किसी और वॉल्यूम पे प्रेशर पूछा हुआ है, तो फिर हम क्या लगाएंगे रिलेशन, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और टेम्परेचर और वॉल्यूम दे रखा है तो रिलेशन क्या लगेगी, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। और अगर टेम्परेचर प्रेशर है तो रिलेशन क्या लगेगी, T1 P1 1 माइनस गामा रेस टू अपॉन में गामा इज इक्वल टू T2 P2 पावर 1 माइनस गामा रेस टू गामा। कर लोगे यूज की नहीं? तो डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशन दे रखी है, प्रेशर वॉल्यूम की है, टेम्परेचर वॉल्यूम की है, या टेम्परेचर प्रेशर की है, उसके हिसाब से फॉर्मूले को अप्लाई करो। क्लियर हो गया कि नहीं है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यों है मैं वो भी बता रहा हूँ तुम्हें भी, अभी बता रहा हूँ उसमें। पहले मैं तुम्हें इसका स्लोप निकाल के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी एडवांस में फिजिक्स में, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ये प्रूव करना है, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। कर लोगे प्रूव कि नहीं? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप जो है वो ग्रेटर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से। सर उसमें गामा क्या आता है जो आपने लिखा था? गामा बताया तो है, पॉइजन रेशियो, सीपी बाय सीवी, ये सब बता रखा है मैंने। गामा को पता है ना, गामा की वैल्यू ड्राइव की हुई है 1.67, यानी 5/3 होती है मोनोटोमिक के लिए।
7/5 यानी 1.4 होती है डायटोमिक के लिए। ये दो ही याद रखनी है, बाकी फिक्स नहीं। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ध्यान देंगे। किसने कर लिया है? बहुत अच्छा कर। देखो पीवी रेस टू गामा जीरो कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक के लिए, और पीवी जीरो कांस्टेंट होता है, इसमें करने में भी कर लिया है। पीवी जीरो कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए। अब यहाँ पे ये तो मैं प्रूव कर चुका हूँ। इधर तुम्हें अभी दिलवाया था मैंने पीछे, dp/dv आया माइनस p/v, याद आ गया कि नहीं? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इस केस में देखो p इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ k इंटू वी रेस टू माइनस गामा। क्लियर है? ये क्लियर है नहीं? मैं कुछ बोलना तेरे को? नो सर। तो यहाँ पे आ गया p इज इक्वल टू dp/dv क्या आ जाएगा यहाँ से? बोलो क्या आएगा? k कांस्टेंट माइनस गामा k v रेस टू माइनस गामा माइनस 1 क्या? तो इससे क्या हो जाएगा? इससे देखो माइनस गामा k बाय के वी रेस टू माइनस गामा बाई क्या आएगा? v पुट करो वैल्यूज एक बार।